प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर और भूगोल के बारे में बात कर रहे थे हम, भारतीय भूगोल, जिसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था भारत की जलवायु से संबंधित। भारत की जलवायु के अंतर्गत हमने कुछ तथ्यों के बारे में देखा था, जैसे संकल्पनाओं की बात की थी हमने। और भारतीय जलवायु के अंतर्गत हम सीधा सा तात्पर्य मानसून से रखते हैं, क्योंकि हमारी जो जलवायु हैं वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हैं और उसी के संदर्भ में हम विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। इसके बाद में हम ये देख रहे थे कि कौन कौन सी ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं के अनुसार क्या परिवर्तन होता है, क्या मानसून परिवर्तित होता है, मौसम में किस प्रकार का बदलाव हमें दिखाई देता है, क्या तापमान परिवर्तित होता है, पवनों की जो दिशा है वो परिवर्तित होती हैं, वायुदाब की जो स्थितियां हैं वो परिवर्तित होती हैं। तो इन सभी तथ्यों के बारे में हम कंटिन्यू रख रहे हैं उसको। तो हमने जो लास्ट हमने देखा था वो हमने ऋतुओं के बारे में देखा था। कुल 4 ऋतुओं की हमने बात की थी। पहले हम बात कर रहे थे ग्रीष्म ऋतु की, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। कुल 4 ऋतुओं की हमने बात की। इसमें से हमने देखा था सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु के बारे में हमने सबसे पहले देखा था। ग्रीष्म ऋतु का जो समय या इसकी जो अवधि है वो मार्च से प्रारंभ होकर मध्य जून तक हमें स्पष्ट होती है, और मध्य जून से हम देख रहे हैं सितंबर तक। मध्य जून से सितंबर तक हमें क्या प्रतीत होती हैं? वर्षा ऋतु प्रतीत होती है। हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु में मई जून की बात करेंगे तो वहाँ गर्म महीना आपको दिखाई देगा, और ये एक शुष्क और गर्म ऋतु पाई जाती हैं इसके अंतर्गत। और यहाँ पर इस समय में ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे मार्च से मध्य जून की, तो इस समय में क्या होता है? धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, गर्म व शुष्क क्षेत्र और शुष्क हवा होने के कारण क्या होता है? लू भी चलती है। यहाँ के तापमान की बात करेंगे तो मैंने बताया था आपको कि जैसे जैसे सूर्य का उत्तरायण होता है वैसे वैसे क्या होता है भारत के अंतर्गत, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो धीरे धीरे तापमान क्या होता चला जाता है? बढ़ता हुआ चला जाता है। और इसके बाद में जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ तक ये क्या होता है? लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों की बात करेंगे तो मैदानी क्षेत्रों में तापमान धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है, अचानक से नहीं बढ़ता है। लेकिन इस ऋतु के अंतर्गत जब हम बात करते हैं मई महीने की, तो तापमान शीघ्र क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, बढ़ने शुरू हो जाता है। लेकिन हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो वहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं तो वहाँ पर तापमान बढ़ता नहीं, वहाँ पर ऊंचाई का प्रभाव आपको दिखाई देगा। वायुदाब की बात करते हैं तो वायुदाब में क्या होता है? धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे तापमान में परिवर्तन आएगा, हमेशा याद रखना, और आप समझदार भी हो और आपको पता भी है कि जैसे जैसे तापमान परिवर्तित होगा वैसे वैसे वायुदाब भी परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। और वायुदाब जैसे ही परिवर्तित होगा तो हवाएं भी क्या होगी? उसकी ओर आकर्षित होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस समय पूर्ण रूप से ऐसा कोई वायुदाब नहीं बनता है, जिसके कारण क्या है? पवनें आकर्षित नहीं हो पाती हैं।
लेकिन यहाँ पर स्थानीय स्तर पर कुछ हवाएं चलना शुरू हो जाती है, जैसे हमने देखा था लू के बारे में। अब हम देख रहे हैं वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है, इसकी अवधि देखिए। मध्य जून से हम सितंबर की बात कर रहे हैं, मध्य जून से सितंबर की बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। वर्षा ऋतु देखिए, सूर्य की किरणों का जो सीधापन है वो कब होता है, ये देखिए। ये सारे के सारी चीज़ आपको पता है कि यहाँ 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को और 21 जून को कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधा चमकता है। तो देखिए, ये जो वर्षा ऋतु की अवधि है ये कब है कि यहाँ से सूर्य यहाँ तक पहुँचा, मार्च से मध्य जून तक यहाँ पहुँच गया है। जब यहाँ पर पहुँच जाता है सूर्य तो क्या होता है, यहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा, तापमान अधिक हो जाता है। तापमान अधिक हो जाता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। निम्न वायुदाब विकसित होने के कारण क्या होगा, निम्न वायुदाब विकसित होगा तो पवने उस निम्न वायुदाब या लो प्रेशर की ओर क्या होगी, अग्रसर होगी। तो पवने इसके यहाँ पर लो प्रेशर होगा तो पवने यहाँ पर आकर्षित होने शुरू हो जाएगी। अब देखिए, मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये व्यापारिक पवनें चलती है इस प्रकार से। ये देखिए, दक्षिण से यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा है, यहाँ से पवनें इस प्रकार से चलती है। ये विषुवत रेखा की ओर ये होती हैं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। अब यहाँ पर पहले इसको लो प्रेशर कहाँ मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था, लेकिन सूर्य का क्या हो गया, सूर्य का क्या हो गया, सूर्य का उत्तरायण हो गया। सूर्य का क्या हो गया, उत्तरायण हो गया। किस समय की बात चल रही है, जून की बात चल रही है, ग्रीष्म काल की बात चल रही है। किस काल की, ग्रीष्म काल की बात चल रही। तो सूर्य यहाँ पर आ गया है, तो इसलिए सूर्य का उत्तरायण हुआ है, तो यहाँ पर आने के कारण क्या हो गया, यहाँ पर लो प्रेशर आ गया। यहाँ का लो प्रेशर कहाँ आ गया,
यहाँ आ गए। तो ये हवाएं यहाँ उच्च दाब से चलेगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, इन हवाओं के साथ में धोखा हो जाता है। क्या हो जाता है, धोखा हो जाता है कि यहाँ पर लो प्रेशर नहीं मिलता है। तो फिर ये लो प्रेशर को ढूंढने लगती है, ढूंढती है तो इनको पता चलता है, इनके सेंसर सिस्टम से क्या पता चलता है कि लो प्रेशर तो यहाँ है। तो ये क्या करना शुरू कर देती है, फिर ये इस साइड में इस प्रकार से मुड़ जाती है ये, और यहाँ पर आना शुरू कर देती हैं। अब देखिए ये हवाएं चलती है ऐसे, लेकिन मुड़ जाती है ऐसे ऊपर जाकर। क्यों, ये सीधी क्यों नहीं जाती है, ये क्यों नहीं जाती है? देखिए उत्तरी गोलार्ध में आपने एक नियम पढ़ा होगा कि उत्तरी गोलार्ध में जैसे हवाएं चलती हैं वो किस साइड में मुड़ जाती हैं, फेरेल के नियम के अनुसार या कोरियोलिस बल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। तो ये यहाँ से ऐसी चली तो ये दाहिनी ओर मुड़ जाती है, किस इफेक्ट के कारण, कोरियोलिस बल के कारण। अब देखिए ये भाग जलीय है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जल आर्द्रता नमी के रूप में हवाओं के साथ में कहाँ पर आ जाता है, स्थलीय भाग में आ जाता है। और स्थलीय भाग में जैसे ही ये नमी की मात्रा पहुँचती है तो ये किसका रूप ले लेती है, वर्षा का रूप ले लेती है। यही वर्षा ऋतु कहलाती है। अब देखिए हमें इसका अध्ययन करना है कि ये कितने पार्ट्स में आता है और किस प्रकार का मानसून कहलाता है, इसी के बारे में हम देखेंगे। अब देखिए वर्षा ऋतु के अंतर्गत एक मानसून का नाम आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये क्या होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून? अब देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, क्या ये हवाएं इसी प्रकार चल रही हैं? बिल्कुल चल रही। क्या ये हवाएं, ये जो हवाएं इस प्रकार चल रही हैं, ये इसी क्रम में चल रही हैं? तो इस हवा की दिशा क्या हो गई, नीचे से आप साउथ लीजिए, ये हो गया वेस्ट। दक्षिण पश्चिम से ये हवाएं चल रही हैं और उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं। जहाँ से पवनों की उत्पत्ति होती है, जिस दिशा से, दक्षिण पश्चिम से, उसको हम उसी नाम से संबोधित करते हैं। ये इस साइड से हवाएं चलती और यहाँ वर्षा होती हैं, इसलिए इस मानसून को किस नाम से जानते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून नाम से जानते हैं। ग्रीष्म काल के मानसून को किस नाम से जानते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से। अब ये मानसून क्या होता है, ये मानसून दो शाखाओं में विभक्त होता है। यहाँ आपने देखा होगा अरब सागर, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ से भी हवाएं चलेगी, बिल्कुल चलेगी ये। अब देखिए एक शाखा हो गई अरब सागर और दूसरी शाखा हो गई बंगाल की खाड़ी की। मानसून दो शाखाओं से आता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अरब सागर से जो मानसून आता है वो किस प्रकार आता है, कहाँ पर आता है, ये चीज़ देखेंगे। देखिए अरब सागर से मानसून आएगा तो यहाँ पर आपको पता है एक उच्च भूभाग पाया जाता है,
कौन सा भूभाग है? सह्याद्री या पश्चिमी घाट, सह्याद्री या पश्चिमी घाट। सबसे पहले ये हवाएं यहाँ पर पहुँचती हैं, ये तो यहाँ पर नीचे के कुछ क्षेत्र में वर्षा हो जाती है, केरल में कुछ क्षेत्र में वर्षा होती है, लेकिन आगे उच्च पर्वतीय भाग दिखाई देता है, इसलिए ये पर्वतीय क्षेत्र को पार नहीं कर पाती हैं और ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र क्या रह जाता है? शुष्क रह जाता है। कैसा रह जाता है? शुष्क रह जाता है। फिर इनको यहाँ पर जगह मिलती हैं, इन हवाओं को बीच में मध्यवर्ती भाग में सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के आसपास, तो यहाँ पर ये पवनें अंदर की ओर आ जाती है मध्य भारत में। पहली शाखा इसकी पश्चिमी घाट के आसपास आ गई, ठीक है। दूसरी शाखा ये मध्यवर्ती भारत के अंतर्गत आ गई है। तीसरी शाखा क्या होती है? इस प्रकार से चलती हैं और यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। इस अरावली पर्वत श्रेणी के समांतर ये हवाएं आगे की ओर हिमालय के दक्षिणी भाग तक पहुँच जाती हैं। तो कुल हमें 3 शाखाएं नज़र आई हैं अरब सागर के अंतर्गत। पहली जो शाखा है अरब सागर की, वो पश्चिमी घाट से टकराती हैं। दूसरी बात करेंगे हम, जो दूसरी शाखा है मध्यवर्ती भारत के अंतर्गत है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जहाँ पर नर्मदा व ताप्ती नदियाँ बहती हैं, उन घाटियों से होते हुए मध्य भारत में प्रवेश करती हैं। और तीसरी जो शाखा है वो अरावली पर्वत के समीप समांतर बहते हुए राजस्थान में आती हैं और आगे ये हिमालय के जो दक्षिणी भाग हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जाकर वर्षा करती हैं। यहाँ पर आने के बाद में यहाँ वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वर्षा की मात्रा क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। अब इसके बाद में क्या होता है? ये जो 3 शाखाएं हैं ये हो गई अरब सागर की शाखा, ठीक है। अब दूसरी जो शाखा है वो शाखा है मानसून की शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा ये भी क्या होता है? यहाँ से ये हवाएं चलती हैं तो बिल्कुल सबसे पहले कहाँ टकराती हैं? यहाँ मेघालय है। मेघालय में आपने देखा होगा गारो, खासी, जैंतियाँ, 3 इसी प्रकार की समांतर पहाड़ी पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? कहाँ पर पाई जाती हैं? मेघालय के अंतर्गत पाई जाती हैं। और इसी मेघालय के अंतर्गत जो खासी की पहाड़ियाँ हैं, ये खासी की पहाड़ी हैं। यहाँ पर एक स्थान है मोसिनराम, यहाँ मेघालय में टकराएगी। मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतियाँ। और जो खासी पहाड़ी है वो खासी पहाड़ी, इसके अंतर्गत एक स्थान है मोसिनराम। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा करती है, क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा जल ले जाने के बाद में सबसे पहले वर्षा यहीं मोसिनराम में होती है। तो इसलिए क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा सबसे पहले मोसिनराम में ही होती है। इससे पहले जैंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें एक स्थान आता था चेरापूंजी, वहाँ पर 1100 सेंटीमीटर, लेकिन नवीनतम रिकॉर्ड के अनुसार 1300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मोसिनराम में ही होती है। तो इसकी एक शाखा तो मेघालय में आ गई। फिर ये मानसूनी पवनें आगे अग्रसर होती हैं, तो ये इस प्रकार से यहाँ अरुणाचल प्रदेश और असम की घाटी में इसकी दूसरी शाखा पहुँच जाती है। फिर ये कुछ हवाएं क्या होती हैं? जैसे ये हिमालय पर टकराती हैं तो ये इसके समांतर बहना शुरू कर देती हैं।
ये पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार से, क्यों आगे तो जा नहीं पाती है क्योंकि इसको आगे क्या मिलता है, हिमालय, मतलब उच्च पर्वतीय प्रदेश मिलता है जिससे ये हवाएं आगे क्रॉस नहीं होती हैं, तो ये हवाएं समांतर चलना शुरू कर देती हैं और ये हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं और ये फिर आगे जाकर हिमालयी क्षेत्र में अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये आपस में मिल जाती हैं और यहाँ मध्यवर्ती भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा आपस में मिलती हैं। वो कहाँ मिलती हैं याद रखना, मध्य भारत में छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पर ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा आपस में मिलती हैं और मिलने के कारण यहाँ पर क्या होता है, चक्रवातीय वर्षा उत्पन्न होती हैं। किस प्रकार की वर्षा, चक्रवातीय वर्षा उत्पन्न होती हैं और लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा छोटा नागपुर के पठार में हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हमने मानसून की जो 2 शाखाएं हैं उन 2 शाखाओं के बारे में देखा है। इसके अलावा भी कुछ तथ्य हैं, उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।